आज के सेशन में हम पेपर नंबर 2 सेक्शन ए में रहने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जितने टॉपिक्स हमारे पेपर नंबर 1 सेक्शन ए में बचे थे वो हमने ऑल इन ऑल सब फिनिश कर लिए हैं, जिसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन PSIR ऑप्शनल पार्ट 2 लाया गया था। पार्ट 2 में हमने जस्टिस का टॉपिक, इक्वालिटी का टॉपिक, MN रॉय, अंबेडकर सब कवर कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स पेपर 1 सेक्शन ए में बचे थे, एवरीथिंग इज डन एक्सेप्ट वन, विच इज अप्रोचेस टू द पॉलिटिकल साइंस। एक टॉपिक है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस। ये टॉपिक हम अभी दिसंबर में कवर करेंगे। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं हम पेपर 2 सेक्शन ए के जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करना। सो वी विल कंप्लीट द पेंडिंग टॉपिक्स ऑफ पेपर नंबर 2 सेक्शन ए, जिसमें जो आज का हमारा सेशन है स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इसी टॉपिक को कवर करेगा। तो सबसे पहले तो मैं PDF अपलोड कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज आती हैं कि पेपर नंबर 2 सेक्शन ए के लिए जैसे PDFs आपने पेपर 1 सेक्शन ए में दी थी, PPT अलग दी थी एंड PDFs अलग दी थी, क्या वैसा यहाँ पर होगा? वैसा यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें जो PDFs आपको दी गई हैं इसमें सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। लेट मी अपलोड पेपर 2 सेक्शन ए एंड दिस वन। देखिए, हमने जो अप्रोचेस थी सारी अप्रोचेस कवर कर ली थी। अप्रोचेस के बाद के सारे टॉपिक्स, ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं। देखिए, ये भी हम कवर कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एडवांस सोसाइटी में क्या होगा, सोशलिस्ट स्टेट में क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या रहेगा। हमें कवर करना है पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। आई थिंक ये भी हम फिनिश कर ही चुके हैं। इफ आई क्लियरली रिमेम्बर, हमारा जो टॉपिक बचा था वो था सोशल मूवमेंट्स का। सोशल मूवमेंट्स का ये हो चुका है, इफ आई क्लियरली रिमेम्बर। तो सोशल मूवमेंट्स कवर करेंगे। देखिए, हमने प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कवर कर दिया था। तो सोशल मूवमेंट्स का टॉपिक हमारा बचा है यहाँ पर। लेट अस कवर टुडे सोशल मूवमेंट्स। तो सोशल मूवमेंट्स में हम कवर करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में सोशल मूवमेंट्स हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज में सोशल मूवमेंट है उनमें क्या डिफरेंस है। What are the differences between social movements in a developed country and in a developing country? तो सोशल मूवमेंट्स में हमने अभी इससे पहले प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स कवर किया है। देखिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे प्रेशर ग्रुप्स हों या सोशल मूवमेंट्स हो, तीनों जो हैं कलेक्टिव बिहेवियर का एग्जाम्पल है। मतलब जिसमें जो लोग हैं कलेक्टिवली आते हैं और या तो मूवमेंट के थ्रू या प्रेशर क्रिएट करने के थ्रू ये लोग कलेक्टिव आएंगे। तो कई कबार ऐसा होता है कि हम इट मे हैपन कि सोशल मूवमेंट जो होती है वो प्रेशर ग्रुप में टर्न हो जाए और प्रेशर ग्रुप से टर्न होते होते एक पार्टी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले एज अ सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुई। धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप बन गई। प्रेशर ग्रुप बन करके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार पे काफ़ी दबाव डाला चेंजेस लाने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए। एंड वहाँ से फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पार्टी एमर्ज हुई। तो एज अ पार्टी एमर्ज होगी तो इट स्टार्टेड एज अ मूवमेंट, इट बिकेम प्रेशर ग्रुप एंड देन बिकेम अ पॉलिटिकल पार्टी। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कभी कभी पार्टी है कोई, वो पार्टी डिसॉल्व हो गई और पार्टी डिसॉल्व होकर के सोशल मूवमेंट बन गई। तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट में से जो लीस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस नहीं प्रेजेंट होते, वो सोशल मूवमेंट्स होती हैं।
हर एक सोशल मूवमेंट की एक अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, एक लीडरशिप सोशल फेस होता है। जैसे कि जब अन्ना हजारे एंड अरविंद केजरीवाल के चलते ये लोकायुक्ता और लोकपाल की डिमांड होगी, तो उस टाइम पे एज अ सोशल मूवमेंट स्टार्ट होगा, एज अ प्रेशर ग्रुप बनेगा एंड एज अ पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी के फॉर्म में हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल पार्टी फॉर्म करेंगे। तो इसमें जो लीडरशिप का सोशल फेस था वो कौन है? वो है अरविंद केजरीवाल इन दिल्ली। तो सोशल मूवमेंट पॉलिटिक्स को लेफ्ट पॉलिटिक्स से ज़्यादातर रिलेट किया जाता है क्योंकि कलेक्टिव है। तो हम देखते हैं कि लोग अपने जितने भी फुलफिल नहीं हुए होते या उनको लगता है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को लोग उसको रिफॉर्म लाना चाहते हैं, उसमें उस चीज़ में लोग चेंजेस लाना चाहते हैं। तो लेफ्ट पॉलिटिक्स की तरफ कहीं ना कहीं अपने ग्रेवांसेस को रिड्रेस करने के लिए ये लेफ्ट पॉलिटिक्स की तरफ लीन करता है। लिबरल्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स प्रेफर करते हैं रादर देन स्ट्रीट पॉलिटिक्स। जो सोशल मूवमेंट होती है ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स माना जाता है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि लेस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। लेकिन लिबरल्स जो होते हैं, लिबरल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म ज्यादा सही लगता है। ठीक है, ये लोग इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स जहाँ पर लोग अपने वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर सके, ये सभी चीजें। तो लिबरल डिस्कोर्स में यानी लिबरल अगर आप आइडियोलॉजी में देखेंगे, द टर्म रिसोर्स मोबिलाइजेशन यूज किया जाता है। सोशल मूवमेंट की जगह पे लिबरल डिस्कोर्स में, लिबरल की आइडियोलॉजीज में रिसोर्स मोबिलाइजेशन का नाम लिया जाता है। मतलब कि सोशल मूवमेंट में ये बिलीव ना करके इसको रिसोर्स मोबिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे हमारे कार्ल मार्क्स हैं। हमने जब स्टडी किया था तो हमने देखा था कि कार्ल मार्क्स लिबर्टी के बारे में क्या बोलते हैं, लिबर्टी वर्ड यूज नहीं करते हैं। बिकॉज कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग लिबर्टी एक बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट है। बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट है यानी लिबर्टी एक कैपिटलिस्ट क्लास यानी रिच क्लास का पार्ट है। वो लिबर्टी को प्रमोट करते हैं और लिबर्टी में असली फ्रीडम नहीं होता, ठीक है। और कार्ल मार्क्स इंस्टेड ऑफ लिबर्टी प्रेफर करेंगे फ्रीडम वर्ड को, क्योंकि इनका मानना है कि कम्युनिज्म में रियल फ्रीडम होता है, ठीक है, लिबरलिज्म में नहीं होता। उसी तरीके से लिबरल्स सोशल मूवमेंट की जगह पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन नाम देते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम सोशल मूवमेंट्स को देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो पहली सोशल मूवमेंट्स थी जो मॉडर्न टाइम्स में स्टार्ट हुई, वो वर्किंग क्लासेस पे शुरू की। क्यों? क्योंकि वर्किंग क्लासेस का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अगर आप याद करें ओरिजिनल लिबरलिज्म यानी क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म का आइडिया यही था कि स्टेट इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्किंग क्लास का शोषण करते थे, यानी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। ये हमें देखने को मिलता है। अब क्योंकि वर्कर्स के पास में राइट टू वर्क नहीं था, इसीलिए एक लौता जो मेथड इनके पास में था जिसके थ्रू ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते थे, वो था पॉलिटिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट यानी स्ट्रीट पॉलिटिक्स यानी प्रोटेस्ट करना। तो प्रोटेस्ट उस टाइम पे बहुत हो रहे थे, जिसके चलते आगे जाकर के हम देखेंगे कि ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म का आइडिया था ये कन्वर्ट हो जाएगा मॉडर्न लिबरलिज्म के आइडिया में, यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म के आइडिया में, जिसमें जो स्टेट होगा, स्टेट इसमें प्रेजेंट रहेगा इनके वेलफेयर के लिए। तो सोशल मूवमेंट्स में हमको देखने को मिलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो सोशल मूवमेंट्स आज तक हुई हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स दैट आर फाउंड इन वेस्टर्न कंट्रीज। दो टाइप की सोशल मूवमेंट मिलती है। पहली है ओल्ड सोशल मूवमेंट। ओल्ड सोशल मूवमेंट हमको 19th सेंचुरी में देखने को मिलेगी। जो 19th सेंचुरी के पास में हुई हैं सारी सोशल मूवमेंट्स, वो ओल्ड में आती हैं। और फिर 1960s के बाद में हमें 20th सेंचुरी में 60s के बाद में जो सोशल मूवमेंट्स यूएसए और बाकी सभी कंट्रीज में देखने को मिलेंगे, दो सोशल मूवमेंट्स आर
न्यू सोशल मूवमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि डिफरेंस क्या है ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स में। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए बेसिस इसका समझते हैं। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे देखें तो ओल्ड सोशल मूवमेंट जो पहले हुआ करती थी, जो 19th सेंचुरी के टाइम पे हुआ करती थी, इसमें इन सोशल मूवमेंट्स पे जो वर्कर्स की डिमांड थी वो थी रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ लाइफ, कि इनको प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए, इनसे ज़्यादा काम ना हो, एक टाइम लिमिट में काम करवाना चाहिए, 10 घंटे बहुत है, ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, ओवरवर्क नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके की बातों में जो बेसिक्स ऑफ लाइफ होते हैं इसके बारे में बात की गई कि ह्यूमन कंडीशंस में काम करवाना चाहिए। देन हम देखते हैं कि ओल्ड जो पुराने सोशल मूवमेंट्स होती थी, जो लोग प्रोटेस्ट किया करते थे, ज़्यादातर वो वर्किंग क्लास का पार्ट थे। तो सोशल बेस में हमें देखने को मिलेगा कि वर्किंग क्लास प्रोटेस्ट करते थे। स्ट्रैटेजी अगर देखेंगे तो क्योंकि ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, सोशल मूवमेंट का मतलब है लीस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। लीस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब कोई इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग इज आप डायरेक्ट सड़कों पे निकल रहे हो और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो। तो स्ट्रैटेजी क्या हुआ करती थी पुरानी सोशल मूवमेंट्स की? डायरेक्ट एक्शन लिया करते थे ये। और आइडियोलॉजी क्या थी इनकी? आइडियोलॉजी थी मटेरियलिस्टिक, मैटर से रिलेटेड आइडियोलॉजी पे ये काम किया करते थे कि मैटर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो नंबर ऑफ आवर्स जितना भी यहाँ पर किया जा रहा है इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और हम देखेंगे कि डायरेक्ट एक्शन में ये लोग स्ट्राइक्स और मास प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे। ठीक है। एंड ये बेसिकली जो ओल्ड सोशल मूवमेंट्स थी, दे वर कैरिड बाय ऑप्रेस्ड और डिसएडवांटेज क्लास। जैसे यहाँ पर वर्किंग क्लास रहेंगी, तो डिसएडवांटेज है, ये ऑप्रेस्ड है, इनके साथ में बहुत ही ऑपरेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इनका, तभी ये सड़कों पे निकल करके नारेबाजी करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। दैट्स वाई। तो हमें क्या देखने को मिलता है दैट जो पुरानी सोशल मूवमेंट्स थी, दे डिड नॉट हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। पुराने टाइम पे अगर लोगों को लगा कि एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा है तो बिना किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लोग सीधा सड़कों पे उतर जाते थे। तो पुराने टाइम की जो सोशल मूवमेंट्स हुआ करती थी वो ऐसे हुआ करती थी। आज के टाइम पे हमें न्यू सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलती है। जैसे पहले क्या होता है, जो लोग प्रोटेस्ट करते थे वो बेसिक्स की डिमांड करते थे। आज क्योंकि सभी को बेसिक्स मिल रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि लेबर रिफॉर्म्स आ चुके हैं आज के टाइम पे। लेबर रिफॉर्म्स के चलते कोई भी कंपनी 8 या 10 घंटे से ज़्यादा अपने वर्कर को फोर्स नहीं कर सकती काम करने के लिए। एंड अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं तो उनकी जो भी पर आवर की सैलरी होती है उसका डबल वेजेस उनको दिए जाएंगे। ओवर टाइम का ये मतलब होता है। दूसरा हम देखते हैं लेबर रिफॉर्म्स में इसके अलावा हमको देखने को मिलता है कि एक तो ये रहेगा, दूसरा ये हमें देखने को मिलेगा कि यू नो ये ह्यूमन कंडीशंस में काम करेंगे एंड एक वर्क एनवायरनमेंट होगा इनका। एंड प्लस इनके राइट्स के लिए, वर्कर्स के राइट्स के लिए यूनियंस वगैरह रहेंगी। ये सभी चीज़ें बहुत बेसिक्स में आ जाती हैं, आज ये सभी हैं वर्कर्स के पास में। साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा कि इनको प्रॉपर 1 घंटा बीच में टाइम दिया जाएगा, एक ब्रेक दिया जाएगा फॉर हैविंग लंच, एंड ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। न्यू सोशल मूवमेंट में अगर देखोगे तो न्यू सोशल मूवमेंट में बेसिक्स के ऊपर कंसर्न नहीं है। आज की जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फोकस करती हैं कि लोगों को बेसिकली आर दे गेटिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी अभी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके चलते लोगों की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, तो उससे रिगार्डिंग होता है कि सिर्फ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो रही हैं तो दैट्स इट, नथिंग नीड्स टू बी डन। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन होनी चाहिए। तो पहले जो सोशल बेस आता था वो वर्किंग क्लास से आता था। आज के टाइम पे जो हमें सोशल बेस दिखता है वो मिडिल क्लास से दिखता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी इनकी ये होती थी पहले वालों की कि डायरेक्ट एक्शन लिया करते थे। न्यू सोशल मूवमेंट में ये डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते, ये क्या करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कुछ इनोवेटिव सोसाइटीज बनाते हैं थिएटर्स के थ्रू, ड्रामास के थ्रू,
और अब नुक्कड़ नाटक हो गया, जैसे इनके थ्रू अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में। तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, ये मैटर से रिलेटेड पे फोकस करते थे। इनकी आइडियोलॉजी पोस्ट मटेरियलिस्टिक है। ये देखिए, मैटर और बेसिक चीज़ें तो ठीक है, इनका डिमांड मैटर से होता था कि वेजेस बढ़ा दो, ठीक है, या फिर हमारे नंबर ऑफ आवर्स कम कर दो टाइप्स। यहाँ पर क्या रहेगा, आज की जो सोशल मूवमेंट है ये पोस्ट मटेरियलिस्टिक है। मतलब मटेरियलिज्म से आगे ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देती है कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। अगर आप काम भी कर रहे हो तो वर्क एनवायरनमेंट में आपका स्ट्रेस बस्टर होना चाहिए। कलीग्स किस तरीके से आपस में एंगेज कर सकते हैं, ठीक है, और 9 to 5 जॉब ना हो करके आप अपने हिसाब से अपना कर सकते हो शेड्यूल, जब भी वेन एवर यू वॉन्ट टू वर्क। और वेन यू आर नॉट फाइन, आपको टारगेट्स अगर आपने कंप्लीट करनी है अपने हिसाब से, ये सभी चीज़ें आजकल रहती हैं। वर्क एनवायरनमेंट पे जिस क्लाइमेट में रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पर जो पर्टिकुलर आपके ऑफिस में जैसे क्लाइमेट होता है, इट शुड बी यू नो वहाँ पर आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, अप्रिसिएशन होनी चाहिए, ठीक है, एक बहुत एम्बिवेलेंट एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे भी काम करो। तो पोस्ट मटेरियलिज्म से रिलेटेड रहता है। पोल्यूशन ना हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर तो इनोवेटिव सोसाइटीज होती हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर तो देखिए स्ट्राइक होती थी, सीधा मास प्रोटेस्ट होता था। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लिटरेरी मोड ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है, कोई आर्टिकल लिख दिया अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, सच थिंग्स दे बेसिकली डू। सो दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि न्यू सोशल मूवमेंट में दे अट्रैक्ट द यंग, मोर एजुकेटेड एंड रिलेटिवली एफिलेंट क्लासेस। यहाँ पर सोशल मूवमेंट जो करेंगे वो यंग क्लासेस ज्यादा करेंगे रादर देन दी ऑपरेस्ड। यहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है। यहाँ ऑपरेशन के अलावा जो एजुकेटेड हैं लोग, मिडिल क्लास से एजुकेटेड लोग इसका पार्ट होंगे, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ नाउ, दैट्स वाई। इनका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहेगा, एक हायरार्की रहेगी, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें ये सभी मूवमेंट्स करेंगे। तो हमें देखने को मिलता है ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स में ये डिफरेंस था। तो ये तो वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं हम कि इस तरीके से पहले हुआ करती थी, और अब कौन सी टाइप की सोशल मूवमेंट्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। अब देखते हैं सोशल मूवमेंट डेवलपिंग सोसाइटीज में कैसी हैं। देखिए, डेवलपिंग सोसाइटीज में यानी डेवलपिंग कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ओल्ड सोशल मूवमेंट भी है और न्यू सोशल मूवमेंट भी है। यानी वेस्टर्न में जैसे 1960s तक ओल्ड सोशल मूवमेंट थी, और 1960 के बाद न्यू आ जाएगी। ऐसा डिवीजन इंडिया में नहीं है। इंडिया में ओल्ड एंड न्यू दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज इंडिया अभी भी एक ट्रांजिशन पोजिशन पे है। इंडिया इज अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, इट्स अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, दैट्स वाई। प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है जो ट्रांजिशन में हो। इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि ट्रांजिशन हो रहा है, यानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी हैं और साथ ही साथ मॉडर्न प्रैक्टिसेस भी हम फॉलो कर रहे हैं, दोनों साथ ही साथ फॉलो कर रहे हैं। कंप्लीट मॉडर्निटी नहीं है, अभी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, जिसके चलते लोगों का ऑपरेशन अभी भी हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी भी इंडिया में वी सी दैट पेट्रियार्की प्रेवलेंट है। पेट्रियार्की एंड कास्ट सिस्टम है, ऑपरेशन हो रहा है जिसके अंडर में। तो हम देखते हैं कास्ट सिस्टम के अंडर में जब भी रिजर्वेशन की डिमांड की जाती है, whenever we see रिजर्वेशन के डिमांड की जाती है, या फिर जैसे जाट्स हो गए हरियाणा के, या पटेल्स हो गए गुजरात के, ये डायरेक्ट एक्शन के थ्रू जाते हैं, मास स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, they go for direct action, they take mass strike demonstrations, ये सभी करेंगे। तो यानी ओल्ड भी एग्जिस्टेंस है, जैसे लोकपाल हुआ था, लोकायुक्ता हुआ था, हम देखेंगे कि दिस विल बी पार्ट ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन, और ये सभी चीजें ओल्ड की तरफ इशारा
करती है। अभी भी टीचर्स एसोसिएशंस टीचर्स की स्ट्राइक हो जाती है, तो ये ओल्ड सोशल मूवमेंट्स के थ्रू ही, जो ओल्ड तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने के, वैसे ही प्रोटेस्ट करेंगे। न्यू सोशल मूवमेंट भी साथ में चल रही है, जैसे एनवायरनमेंट को लेकर के हम देखते हैं कि ग्रुप्स बने हुए हैं, संस्थान ऐसे बने हुए हैं, डेली बेसिस पे ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं, लिटरेरी मोड ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल अगर लिखें तो इफ वी टेक एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, इट हैज अ फीचर ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू। एनवायरमेंट में इंडिया में ओल्ड मेथड भी है, डायरेक्ट एक्शन वाला मेथड भी है प्रोटेस्ट का, जैसे चिपको मूवमेंट। आज भी चिपको मूवमेंट जैसे, आज भी चिपको मूवमेंट जैसे हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्टेप्स लिए जाते हैं। तो साथ ही साथ न्यू भी हैं, जिसमें कुछ ऐसे होते हैं, लोग एक्सपर्ट्स होते हैं जो लिटरेरी मोड के थ्रू अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यानी इंडिया इज अ स्पेशल केस जहाँ पर दोनों ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट एग्जिस्ट करते हैं। नॉट जस्ट इंडिया, डेवलपिंग सोसाइटीज में ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, चाइना में भी दोनों ही चीजें प्रेजेंट हैं। अभी आप हांगकांग में देखोगे तो हांगकांग में जो लोगों को लगता है कि उनका इंप्रेशन हो रहा है, इसी वजह से लोग डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स, ये सब रहता है, राइट, प्रोटेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के मैटर्स पे हम देखेंगे कि लिटरेरी मोड ऑफ प्रोटेस्ट रहता है यहाँ पर, लिटरेरी मोड ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा इनका, अवेयरनेस करने की बात करेंगे, ठीक है, ठीक, सस्टेनेबिलिटी लाने की बात करेंगे। साथ ही साथ हमें डेवलपिंग सोसाइटीज में देखने को मिलता है कि बहुत टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब इसमें अरब स्प्रिंग भी ले सकते हो, बहुत सारी चीजें ली जा सकती हैं जिसमें डायरेक्ट एक्शन लिया गया है इन सभी कंट्रीज में जहां पर भी ऑपरेशन होगा। इंडिया एंड चाइना आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स, वो आप कोट कर सकते हो। दूसरा, डेवलपिंग सोसाइटीज में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स इनके दोनों टाइप के होते हैं, यानी बेसिक इश्यूज से भी डील करते हैं ये, साथ ही साथ ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ से है उससे भी डील करते हैं। तो हम देखते हैं कि देर इज अ सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉम्पोजिशन, लेकिन जैसे मेन बेस जो आता है, दोनों इशू पे ध्यान देते हैं, ओल्ड और न्यू दोनों पे ध्यान देते हैं, डायरेक्ट प्रोटेस्ट भी करते हैं, एंड साथ ही साथ हम देखते हैं कि दूसरे जो मिडिल क्लास होती है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। कैसे? जैसे एनवायरनमेंट के केस में हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया में एनवायरनमेंट में जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट ऑप्रेस्ड होते हैं, बेसिकली दे आर द डिसएडवांटेज सेक्शन, बिकॉज इनका रिहेबिलिटेशन होता है, फॉरेस्ट में ये लोग रहते हैं, इनको यहाँ से रिहेबिलिटेट करके कहीं और पे डाला जाता है, जिसकी वजह से ये इनका लाइवलीहुड इनसे छिन जाता है, और ये लोग वैसे भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, और इनको और कोई चीज आती नहीं है, तो ये बहुत गरीब हो जाते हैं इसकी वजह से। सो व्हाट वी सी इज कि मेन बेस यहाँ रहेगा, ओल्ड सोशल मूवमेंट का बेस यहाँ पर रहेगा ट्राइबल्स। और तो interest groups are those who are going to highlight on these particular things. Yes. आप लोगों ने कहाँ तक सुना? Am I audible? Am I audible? I didn't.
आपको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ नोटिफाई मी। Okay, let me refresh it one. Okay. Am I audible? ओके, थैंक यू सो मच सौरभ। बीच में पता नहीं, आई थिंक कोई एरर हो आ गया था। कहाँ तक सुना अभी तक आपने? क्योंकि मैंने अपनी साइड से यहाँ तक फिनिश कर दिया था पूरा, एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस। कैन यू प्लीज टेल मी? क्योंकि यहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ लिखा था, वो मुझे दिख नहीं रहा है। आई हैव फिनिश्ड ऑल दीज पॉइंट्स। एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट में 1960s में न्यू सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ईस्ट में 1970s में होगी।
उसके बाद हमने यहाँ पर फर्दर एक बार रिविजन कर लिया था इसका, एंड फिर मैंने कंक्लूजन में आपको हाईलाइट किया था कि आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप्स की जो फंक्शनिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग से कैसे डिफरेंट होती है, और एक एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, तो बिल्कुल उस पर्सपेक्टिव से ही हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों पॉलिटिकल एक्टर्स हैं। दोनों के टिपिकल नेचर, एजेंडा अपने रहते हैं, स्ट्रक्चर रहता है, फंक्शनिंग मेथड रहता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर काम करती हैं, एक पर्टिकुलर कंसर्न पे, एक पर्टिकुलर कॉज पे काम करेंगी। एंड ये उन कंसर्न्स पे काम करती हैं जिस कंसर्न पे गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होती। जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट टेररिज्म को लेकर के बहुत एक्टिव है, रिलीजन के मैटर पे बहुत एक्टिव रहती है, लेकिन एक्सीडेंट का जब भी मैटर आता है कि हमारे देश में हर साल 2 से 3 लाख एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख पीपल डाई इन एक्सीडेंट। ठीक है, एनुअली। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही ग्रेव इशू है, लेकिन इस पे सरकार ध्यान नहीं देती है। तो ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं जो सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करें, सरकार को बताएं कि इस चीज पे काम करने की जरूरत है। तो हम देखते हैं ये भी एक्टर्स होते हैं, ग्रुप पॉलिटिक्स का पार्ट होते हैं। ये यूजुअली कैंपेन करते हैं, लॉबी क्रिएट करते हैं, सरकार पे थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने की। अब देखो, प्रेशर ग्रुप अलग है, इंटरेस्ट ग्रुप अलग है। इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर क्रिएट नहीं करता, इंटरेस्ट ग्रुप सिंपली अपनी कन्वे करता है कि किस चीज पे काम किया जाना चाहिए। ये पर्टिकुलर एरिया एरिया हो सकता है जिसपे पॉलिसी पैरालिसिस है, उस पे ये लोग काम कर सकते हैं। Second, they constitute one of the major linkages between government and the governed in modern societies. आज के टाइम पे तो बहुत मॉडर्न सोसाइटीज में इंटरेस्ट ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का हम देखते हैं कि दे आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग गवर्नमेंट पावर। देखिए, इंटरेस्ट ग्रुप्स पावर में नहीं आना चाहते, दे डोंट वांट टू कम इनटू पावर। पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आना चाहती हैं। ठीक है, इलेक्टोरल या दूसरे मीन्स से ये ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि गवर्नमेंट की पावर इनके पास में आए। ठीक है, किसी भी तरीके से ये इन्फ्लुएंस कर सके। इसमें रहेगा, ये पॉलिटिकल ऑफिस को परस्यू करते हैं, मेंबरशिप सिस्टम होता है इसीलिए इसमें। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस शेयर की जाती हैं, कॉमन आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटीज रहती हैं। तो आप बता सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस आपको बताने हैं, तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बाहर से रहता है, आउटसाइड आउटसाइड से। ये लोग पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट की पावर को एक्सरसाइज करना चाहती हैं, या गवर्नमेंट की पावर पाना चाहती हैं बेसिकली। तो ये प्राइम मोटिव रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का। इंटरेस्ट ग्रुप का ऐसा नहीं होता है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स के जो फोकस एरिया होता है बहुत नैरो होता है, नैरो फोकस एरिया होगा। मतलब इंटरेस्ट ग्रुप एक पर्टिकुलर कंसर्न पे काम करेगी। ठीक है, ये यूजुअली एक स्पेसिफिक कॉज पे काम करते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप पे पर्टिकुलर कंसर्न पे काम किया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, इनका जो एरिया होता है वो ब्रॉडर होता है, फोकस एरिया। एंड ये पर्टिकुलर ना होकर के इंक्लूसिव होते हैं कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का कैसे उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो ताकि वो आपके लिए वोट करें, आपके लिए इसमें कुछ बेनिफिट आए। ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी सी इज जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, दे हैव द ब्रॉडर प्रोग्रामिक और आइडियोलॉजिकल फीचर्स। आइडियोलॉजी वाइज काफी ब्रॉडर रहता है जनरली पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में। यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज का रहेगा काफी ब्रॉड रहेगा, इनका काफी नैरो रहेगा। ठीक है, आइडियोलॉजिकल फीचर, प्रोग्राम ऑफ जो भी इनका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, प्रोग्राम्स रहेंगे,
जो टेक्निक्स एम्प्लॉय की जाती हैं वो भी अलग होती हैं, जैसे कि लॉबिंग हो गई, ये सभी रहती है। इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स इसमें एक आ जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की टेक्निक्स अलग रहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज गो फॉर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, दे गो फॉर रीचिंग आउट टू द मासेस, मासेस को रीच आउट करती हैं फर्दर अपनी आइडियाज को स्टैब्लिश करने के लिए, अपनी पावर को स्टैब्लिश करने के लिए। We see that public opinion को इन्फ्लुएंस करने में लेजिस्लेशन, डिबेटिंग लेजिस्लेशंस, इन चीज में काम करती है। मान लीजिए कोई लॉ बनाया तो पॉलिटिकल पार्टीज उस पर खूब चर्चा करेंगी, बात करेंगी, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी लोगों को। ये सभी चीजें इसमें रहती हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स को देखिए, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से आ जाता है कम्युनल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप एंड एसोसिएशनल ग्रुप। कम्युनल ग्रुप कम्युनिटी के लेवल पे आ जाएगा, सोशल फैक्टर के बेसिस पे। इसकी कम्युनल ग्रुप्स ना बर्थ के बेसिस पे होते हैं। आप एक पर्टिकुलर ट्राइब या रिलीजन या कास्ट या एथनिक ग्रुप या फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप उसका पार्ट रहेंगे, नहीं बिलोंग करते हैं तो आप उसका उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए ही काम कर सकते हैं बस, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन बर्थ होता है। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स। इसमें इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी के अपने ग्रुप्स हो गए, मिलिट्री का अपना, आर्मी वालों का अपना एक इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, वो आ जाता है। फिर आते हैं एसोसिएशनल। एसोसिएशनल में होता है दे आर फॉर्म्ड बाय पीपल कमिंग टुगेदर एक लिमिटेड गोल के साथ में। एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी को यूजुअली उसके अगेंस्ट में बना सकते हैं, या जेंडर के राइट्स के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जा सकता है। ट्रेड यूनियन होगी वर्कर्स की, इसमें क्या रहता है, एसोसिएशंस होती हैं, किसी भी कम्युनिटी से आप बिलोंग कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। एंड दैट इज हाउ पीपल कम एंड दे फॉर्म दिस। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो वही सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के कितने टाइप होते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स के ये टाइप्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कैडर पार्टी कौन सी होती है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टी कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टीज कौन सी होती है, लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टी कौन सी होती है। तो वही चीज यहाँ पर बताना है, कैडर और मास पार्टी में क्या डिफरेंस है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टी इंटीग्रेटिव पार्टी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी रेवोल्यूशनरी पार्टीज में क्या डिफरेंस है, लेफ्ट विंग में राइट विंग में क्या डिफरेंस है। एंड एट द एंड फिर आपको बताना है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट लिंकेजेस होती हैं। दे हैव पार्शियली डिस्टिंक्ट एंड पार्शियली ओवरलैपिंग फंक्शन, यानी कुछ चीजें अलग हैं और कुछ चीजें इनकी ओवरलैपिंग है, कुछ चीजें एकदम समान है, सेम है इनकी। इसके चलते हम देखते हैं कि जो जैसे कि मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगी, गोल फॉर्मुलेशन से रिलेटेड हो गई, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, सोशल मोबिलाइजेशन, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं सभी स्फीयर्स में। इकोनॉमिक स्फीयर हो गया, पॉलिटिकल स्फीयर हो गया, सोशल स्फीयर हो गया, इसमें इस टाइप का। और एक और क्वेश्चन भी आया था ऐसे ही कि आज के टाइम पे जो सोशल मूवमेंट्स राइज कर रही हैं, क्या ऐसा समझा जा सकता है कि इट इज़ अ सिग्नल कि आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल प्रोसेस में पॉपुलर स्पेसेस ओपन हो रही हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स हुआ करती थी वो डिक्लाइन हो रही है और कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, ये सभी चीज़ों की बात की जाती है। तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि देखिए जो पॉलिटिक्स होती है और सोसाइटी होती है, दे आर इनसेपरेबल, दे आर लिंक टुगेदर, ठीक है, लिंकेजेस रहते हैं पॉलिटिक्स में एंड सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं जब भी कलेक्टिवली लोग एक्ट करेंगे, सोसाइटी का ही पार्ट होते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं हम, जब हमें ये बोलना हो कि इस तरीके से पॉपुलर स्पेस ओपन अप हो रही है, तो यस, पहले ओल्ड सोशल मूवमेंट हुआ करती थी, अब ज़्यादा ओपन अप स्पेस हो गई है, ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। that part you can highlight and can say that how this is resulting into the decline of the representational politics and how the rise of social movements कैन बी इंटरप्रेटेड कि पॉपुलर स्पेस भी बढ़ रही है और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स भी डिक्लाइन हो रही है। तो उसका पूरा आप यहाँ से बता सकते हो। जैसे इंडिया को कंसिडर करोगे तो इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ गया है। दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट है, करप्शन मूवमेंट एग्जाम्पल दे सकते हो, जो दिल्ली का रेप केस प्रोटेस्ट हुआ था 2012 में। देन एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में बात आ सकते हो कि हाउ इट इज लिंक्ड, पूरा प्रोसेस पूरा लिंक्ड होता है।
इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ग्लोबलाइजेशन का, एंड हमारा इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स भी कवर हो गया था। सोशल मूवमेंट का टॉपिक यहाँ पर बचा था, विच वी हैव कंप्लीटेड नाउ। तो सोशल मूवमेंट इज डन। नाउ we'll go for answer writing. प्रीति, आप सारे लेक्चर्स देख चुके हैं ऑलरेडी, पुराने वाले जितने भी रिकॉर्डिंग्स थी? आर यू डन विद दोज क्लासेस? You have not been very active with the answer writing. नहीं, वो भी नहीं देखे। अच्छा, आंसर राइटिंग कर रही हैं आप? In which medium you are going to give your paper? Okay, you won't be doing answer writing. Why? Any particular reason for that? Anyways, what we see from these topic is हमारा पेपर 2 सेक्शन ए में हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, या तो सोशल मूवमेंट्स पे आता है, या इंटरेस्ट ग्रुप्स पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ग्रुप्स, या फिर हम देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चन आ जाता है, प्रेशर ग्रुप्स पे। तो ये 3 ऐसे एरियाज हैं, 3 ऐसे सेक्शंस हैं जिसपे क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है? एक क्वेश्चन या 10 मार्क्स में, या 15 मार्क्स में, या 20 मार्क्स में, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी आस्क्ड। तो उस हिसाब से इसको तो प्रिपेयर करना बहुत ही असेंशियल रहेगा हमारे लिए फॉर सोशल मूवमेंट्स। तो कुछ असेंशियल है हमारे लिए जो टॉपिक्स, वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें सोशल मूवमेंट्स रहेगा एक, प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप पे कम रह सकता है। नेक्स्ट कैन बी हमारा जो की कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुका है, ठीक है? तो आज मैंने की कॉन्सेप्ट्स पे आपके पीडीएफ शेयर की हैं, द की कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? कल भी शेयर की थी कुछ पीडीएफ्स दैट यू कैन डाउनलोड। अनदर थिंग इज कुछ एडिशनल है जो मैंने क्लास में डिक्टेट कराई थी, दैट इज डिफरेंट। एंड एक और जो एडिशनल पीडीएफ्स मैं दे रही हूँ फॉर जैसे कि पावर के टॉपिक के लिए दी, ऐसे ही बैलेंस ऑफ पावर के लिए भी एक पीडीएफ आएगी, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एक पीडीएफ आएगी, ठीक है? दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल, एडिशनल रहेंगी। इसके अलावा मैंने यूनाइटेड नेशन रिलेटेड एक पीडीएफ आपको शेयर कर दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और पीडीएफ जो मुझे देनी है, दैट इज रिगार्डिंग सार्क एंड ईयू। इसके अलावा आसियान और उन सब के लिए भी पीडीएफ आई विल बी शेयरिंग वेरी सून। तो फिलहाल क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में
देना चाहूँगी फॉर यू गाइस। जब भी आप ये देखें, रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, यू शुड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस and you can submit it anytime whenever you feel like submitting these questions. रिविजन अगर आपका हो चुका है पेपर 1 सेक्शन ए का, तो अगर आप लोग अभी एक्टिव होते, बिकॉज यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन द रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लास में आपके आंसर्स यहाँ पर अभी हम अगर लिख लेते तो एक क्वेश्चन आज हमारा चेक हो जाता। एनीवेज, फिर भी आई विल गिव यू, बिकॉज अभी आगे टॉपिक यहाँ पर बचा नहीं है इसका कवर करने का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। एंड व्हाट आई क्लियरली रिमेंबर इज हमने आइडियलिस्ट स्कूल भी कवर कर लिया है। आइडियलिज्म में हमने पढ़ा था, 6 के 6 स्कूल समझे थे कि इनका क्या क्या आइडिया रहेगा, राइट। तो आइडियलिस्ट हो चुका है। सिर्फ हमारा पेपर 2 सेक्शन ए में से अब क्या बचा है, पेपर 2 सेक्शन ए में से, वेट लेट मी अपलोड द सिलेबस, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर, दैट वॉट एवर इज डन एंड इज लेफ्ट एक बार देख लेते हैं, सो दैट कोई डाउट ना रहे। तो पेपर 1 सेक्शन में सिर्फ एक चीज जो बची है, दैट इज दिस पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। ये बचा है जो हम दिसंबर में कवर करेंगे, विल कवर इट इन दिसंबर। ओके, ये टॉपिक बच गया है। बाकी थ्योरीज ऑफ द स्टेट, जस्टिस, इक्वालिटी पूरा हो चुका है। देन नेक्स्ट इज हमने राइट्स कवर कर लिए हैं, डेमोक्रेसी, पावर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमारा एम.एन. रॉय अम्बेडकर बचा था, हम ये भी फिनिश कर चुके हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट तो हो ही चुका है। पेपर 1 सेक्शन भी अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी पेपर 2 सेक्शन ए एंड पेपर 2 सेक्शन भी चल रहा है, ये फिनिश होगा तो हम पेपर 1 सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे, आईजीबी का पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे। खैर, लेट मी स्किप दैट एंड पेपर 2 सेक्शन ए पे आते हैं डायरेक्टली। लेट्स सी पेपर 2 सेक्शन ए में क्या इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 सेक्शन ए में 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम ये पूरा कर चुके हैं, हम स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव कर चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है एंड पॉलिटिक्स भी हो चुका है। तो यस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो चुका है हमारा। थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या हुआ है, थ्योरीज में आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट थ्योरी हो चुकी है, ये बची हैं अभी पेंडिंग है, ये मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड सिस्टम थ्योरी। ये आने वाली क्लास होगी हमारी, एक कल होगी आई थिंक, उसमें हम कवर कर लेंगे, मार्क्सिस्ट से शुरू करेंगे, आने वाली 2-3 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा कवर हो चुका है की कॉन्सेप्ट, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, पावर, बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, कलेक्टिव सिक्योरिटी कवर हो चुका है। वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन इज वेरी जनरल एंड दैट ऑल्सो इसके साथ में हमारा कहीं ना कहीं रिलेट करता है ग्लोबलाइजेशन से। देन कम्स द चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, इसकी पीडीएफ मैंने शेयर की है, ठीक है। दिस इज हाईली आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट होता है ये, दिस यू हैव टू कवर फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन इसमें जो भी एक्सपर्ट के ओपिनियंस रहेंगे वो यहाँ पर कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। तो राइज ऑफ सुपर पावर, नॉन अलाइन मूवमेंट, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलैरिटी, अमेरिकन हेजेमनी, इसमें सब रहेगा, कोल्ड वॉर, और इसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैंने 2-3 पीडीएफ दी हैं, एक तो दिया है कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, एंड देन न्यू एमर्जिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, ये भी दिया है। नेक्स्ट फिर एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ पर डब्ल्यूटीओ और आपका ये सभी जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर दिख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटेन वुड्स टू डब्ल्यूटीओ, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस,
थर्ड वर्ल्ड की जो डिमांड थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, ये सभी पीडीएफ्स में प्रेजेंट है। एंड दीज आर वेरी वेरी फैक्चुअल। तो क्योंकि ये फैक्चुअल है तो यहाँ पर ये पीडीएफ से ही कवर करना है। गुड इवनिंग उत्कर्ष। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन की पीडीएफ, अगेन इसमें सीधा स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी फैक्चुअल। इसकी पीडीएफ मैं दे चुकी हूँ। इसमें हमारे फैक्चुअल रहेगा यहाँ पर सारा। इसकी पीडीएफ बची है जिसमें से सार्क और ईयू की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, आसियान की बची है, एपेक एंड नाफ्टा की बची है, ये दोनों मैं दे दूंगी, तीनों। मतलब ये पीडीएफ बची हैं। ऑब्वियसली दिस इज वेरी फैक्चुअल। द नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी की, यहाँ पर हो चुकी है, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म की मैंने शेयर की है, डेमोक्रेसी की शेयर की है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बची है, दिस आई विल गिव। एंड दो चार पीडीएफ यहाँ पर बची हैं, दैट मीन्स दे आर पेंडिंग। जो पेंडिंग है वो मैं ऑलरेडी बता रही हूँ अभी कि ये मैं अपलोड कर दूंगी आने वाले टाइम में। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपडेट देम, ठीक है। और जो पीडीएफ मुझे ठीक लगेंगी आपके साथ में एडिशनल आई विल शेयर इट। बाकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया की कंट्रीब्यूशन होगी नॉन अलाइनमेंट पे, ये टॉपिक अभी कवर करना बचा है। विल टॉक अबाउट नॉन अलाइनमेंट। सार्क हो गया यहाँ पर, ये सभी चीज़ें। रिवर, देखिए, रीजनल कोऑपरेशन, रिवर वाटर डिस्प्यूट एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। इंडिया की लोकेस्ट पॉलिसी कवर्ड, साउथ एशिया एज अ फ्री ट्रेड एरिया एंड सार्क, दिस इज पेंडिंग। ये आने वाले टाइम में हम इसी के साथ कवर कर लेंगे। आसियान, एपेक, सार्क, नाफ्टा, ईयू सब साथ में फैक्चुअल हो जाएगा। देन कम्स इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, लैटिन अमेरिका, और ये सब हम फिनिश कर चुके हैं। दिस ये आज बताया था कि लीडरशिप रोल जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, आज ही इसकी बात की थी, ये टॉपिक वहाँ से आ जाएगा। ये डब्ल्यूटीओ की नेगोशिएशन, ये डब्ल्यूटीओ से एसोसिएटेड है टॉपिक। नेक्स्ट इज इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें यूएसए, ईयू, जापान, चाइना, रशिया सब हो चुका है। इंडिया एंड यूएन में ये यूनाइटेड नेशन के साथ में है, जिसमें हमने इंडिया के रोल यूएन पीस कीपिंग में ये भी कवर किया था, और इंडिया के परमानेंट सीट की डिमांड जो थी ये भी हमने कवर की थी। न्यूक्लियर क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। चेंजिंग परसेप्शंस एंड पॉलिसीज, क्या क्या इसमें परसेप्शन है, लाइक कुछ बोलते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी होनी चाहिए, अभी इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, ठीक है। दैट वी हैव कम आउट विद 2003 में हमने अपनी ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन लॉन्च की थी। उसके चलते इंडिया की जो डॉक्ट्राइन है, दैट इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। पाकिस्तान की फर्स्ट यूज है, चाइना की नो फर्स्ट यूज है। चाइना की सिर्फ अमेरिका को लेकर के, चाइना में एक कंडीशन है कि अमेरिका को लेकर के फर्स्ट यूज है, अगर अमेरिका चाइना एंड ताइवान के रिलेशंस में इंटरफेयर करता है तो, अदरवाइज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। फिर हम देखते हैं वेस्ट एशिया भी बचा है, ये कवर करना है। अफगानिस्तान के एक्सपर्ट ओपिनियंस हमने कर लिए हैं। ये इराक और ये सभी अफगानिस्तान, ये वेस्ट एशिया साथ में हो जाएगा, अफगानिस्तान के तो हो चुके हैं एक्सपर्ट। एंड यूएस इसराइल के रिलेशंस बढ़ रहे हैं, ये भी यहाँ से कवर हो जाएगा। इसराइल इंडिया के रिलेशंस के साथ में थोड़ा सा देख लेंगे। विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये उसी के साथ में एसोसिएटेड है। एंड इसका मैंने एक पीडीएफ अभी शेयर किया था ग्रुप में आपके डिस्कशन फोरम में, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम दैट इटसेल्फ, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो बचा है वो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं, क्या क्या रह गई हैं। इसके बावजूद अगर आपको कभी कोई डाउट हो regarding these, so you can reach out to me whenever you are watching these recordings of the session, because you guys are not being active these days, so you can directly question me in the group. You know that you have the group link where you can text me anytime, okay. अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट हो चुका है। जब आप लोग क्वेश्चन के लिए आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए आएंगे, आंसर राइटिंग हमारी प्रैक्टिस होगी फॉर PSIR इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जब दिसंबर में इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तब हम देखेंगे कि उस टाइम पे पेपर 2 सेक्शन ए से भी प्रैक्टिस करेंगे, पेपर 2 सेक्शन ए से। और पेपर 2 सेक्शन ए के टाइम पे जो ये जो चीज़ें हमने कवर की हैं, लाइक
We have covered state in comparative perspective and all, and comparative politics में जितनी approaches थी, तो इसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना होगा फर्दर तो आई विल डिक्टेट एट दैट टाइम, क्योंकि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा. इफ आई थिंक दैट आई हैव टू ऐड समथिंग बाय दैट टाइम विल बी एडिंग इट. एनीवेज, तो आज अभी जो टॉपिक पढ़ाना था मैंने, टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है. स्टिल वी हैव 10 minutes to go. So in those 10 minutes I'll be giving you some questions to write that you can practice. कल भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि डिस्कस फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव personal is political. Next, define socialism. Is, I don't know what happened. Discuss feminist. I hope आपको मेरी आवाज आ रही है. Discuss feminist perspective of state. This is question. Feminist perspective state. Question number 2. Comment. Personal is political. 3. Define socialism. And discuss Fabian socialism in brief. And bring out the relevance of socialism in 21st century. Question number 4 is, what is multiculturalism? What is multiculturalism? Bring out the debates between Will Kymlicka and Bhikhu Parekh on multicultural rights. On multicultural rights. Okay.
सो पहला क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का, नेक्स्ट इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20 मार्क्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन दीज टॉपिक्स, ऑन आइडियोलॉजीज एंड द थ्योरीज ऑफ द स्टेट, जो आपको अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। आई एम गोइंग टू टेक 3 minutes break, then after that I'll come back. So these are the questions that you have to practice. We will be further continuing with the session tomorrow, and ये questions बहुत important है आपके इस section से, जो आप continue कर सकते हो. This is it. Thank you very much.